नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में आज मनाया जा रहा है लोकतंत्र का महापर्व। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान शुरू। पीएम मोदी ने की लोगों से बढ़ चढ़कर मताधिकार के इस्तेमाल की अपील। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम जोरों पर। भाजपा समेत सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में करेंगे प्रेस वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक करेंगे अमेरिका का दौरा। क्वाड लीडर्स समिट में लेंगे भाग। संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को करेंगे संबोधित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एनपीएस वात्सल्य योजना का करेंगी शुभारंभ। माता पिता पेंशन खाते के जरिए बच्चों के भविष्य के लिए कर सकेंगे बचत। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई आज। हिंदू पक्ष की ओर से वैज्ञानिक सर्वे की मांग, कहा बिना खुदाई के सर्वे नहीं होगा पूरा। लेबनान में पेजर फटने से 9 लोगों की मौत। ईरानी राजदूत समेत 3000 लोग घायल। अमेरिका ने हमले में शामिल होने से किया इनकार। हिजबुल्लाह ने किया इजराइल से बदला लेने का ऐलान। और चेस ओलंपियाड के 7वें दौर में आज भारतीय पुरुष टीम का चीन और महिला टीम का जॉर्जिया से होगा मुकाबला। लगातार 6 जीत के बाद टूर्नामेंट में पहली बार स्वर्ण पदक पर भारत की नजर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की 24 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। जी हां, 24 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कश्मीर इलाके की 16 सीटों पर लोग सुबह सुबह ही कतार में लगकर मतदान के लिए लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। कतारें लगी हुई हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के शुरू होने के साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के इस उत्सव को मजबूत करने का मैं आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से युवाओं से अपील की है और कहा है कि युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपना मताधिकार का प्रयोग करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। उन्होंने कहा है युवा अपने मत का जरूर प्रयोग करें, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर की 24 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। कश्मीर इलाके की 16 सीटों पर लोग सुबह सुबह ही कतारों में लग गए हैं और मतदान के लिए लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। कतारें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है और मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी संख्या में लोगों से मतदान करने की अपील की है। एक्स पर पोस्ट किया है उन्होंने और कहा है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से बड़ी संख्या में निकलने की और मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण शुरू होने के साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के इस उत्सव को मजबूत बनाने का मैं आग्रह करता हूं। तो युवा अपने मत का जरूर प्रयोग करें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। जो पहली बार युवा वोट करने के लिए जा रहे हैं उनसे खास अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की है। तो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का ये महापर्व शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से लगातार मतदान चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर में आज एक नई सुबह का एहसास होता नजर आ रहा है। 10 साल के बाद यहां पर लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। जी हां, यहां के लोग अपने लिए नई सरकार चुन रहे हैं। विधानसभा चुनाव के तहत
यहाँ पहले चरण में वोटिंग हो रही है और सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हो चुका है। लोग बढ़ चढ़कर अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं। पहले चरण में जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों और कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 24 सीटों पर 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवारों के लिए चुनावी मैदान में 219 उम्मीदवार हैं और मतदाता निकल रहे हैं। मतदान जो है शाम 6 बजे तक चलेगा। पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, जैनापोरा, शोपियां, डीएचपोरा, कुलगाम, देवसर, दोरू, काकेरनाग, अनंतनाग, पश्चिम अनंतनाग, श्री गुफवारा, बिजबेहरा, शांगस, अनंतनाग पूर्व, पहलगाम, इंदरबाल, किश्तवाड़, पैडर, नागसेनी, भद्रवाह, डोडा, डोडा पश्चिम, रामबन और बनिहाल शामिल हैं। तो अपने लिए सरकार चुनने का दिन है जम्मू कश्मीर में नई सुबह। और तरक्की, डेवलपमेंट, बेरोजगारी के खिलाफ हम वोट करने जा रहे हैं। अमन अमान रहे, भाईचारा कायम रहे, ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है। यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ अपने यूथ से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना परसेंटेज में वोटिंग करे। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर के मसाइल के लिए जो यहाँ पिछले सालों से मसाइल चलते आ रहे हैं उनका हल निकालने के लिए लोगों को ये उम्मीद है कि जब हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे उधर, वो हमारी बात कहेंगे, हमारे जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं वो हमारे हल हो जाएंगे। एक ही रास्ता है इसका, वो जमहूरी अमल है। इसके लिए हम यहाँ आए हैं वोट डालने के लिए और डालेंगे इसीलिए। वहीं आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो चुका है। हर एक राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रदेश भर में धुआंधार प्रचार और जनसभाओं का दौर लगातार जारी है। सभी दलों के राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नई दिल्ली में प्रेस वार्ता करेंगे। आज हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करेगी। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस 79 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को गारंटी पत्र का नाम दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल अभी भी चल रही है। ममता सरकार ने विनीत गोयल की जगह मनोज कुमार वर्मा को नया कोलकाता पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है और स्वास्थ्य विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया है। लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने काम पर लौटने का फैसला नहीं लिया है, बल्कि वो इन कार्रवाइयों से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को भी पद से हटा दिया जाए और तमाम मेडिकल कॉलेज में जो डर का माहौल है उसको खत्म कर दिया जाए। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टरों की 4 में से 3 मांगे मान ली हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को हटाने से इनकार कर दिया। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो अचीव नहीं किया गया। पहला ये डिसएग्रीमेंट जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग में हुआ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने पद से हटाने के लिए, हमारा ये मानना था और हमने मैडम के सामने इस बात को सिद्ध भी किया था कि स्वास्थ्य भवन जो करप्शन की एक जगह बन चुकी थी उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद की तरफ से पूरे रूप से नज़रअंदाज किया गया। जो थ्रेट कल्चर हर मेडिकल कॉलेज में अब भी है, जिन जिन लोगों ने थ्रेट कल्चर को बढ़ावा दिया वो अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। जिन जिन लोगों ने शुरुआत में जब हम आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे थे तब उन्होंने आकर लोगों को डराया धमकाया, वो अब भी मेडिकल कॉलेजेस में खुलेआम घूम रहे हैं। और इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पिछले महीने जिस डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना हुई उनके परिजनों का दर्द भी सामने आया है। पीड़िता के पिता ये कहते हुए रो पड़े
कि जो डॉक्टर इतने दिनों से इंसाफ की मांग करते हुए सड़कों पर बैठे हैं, उन्हें देखकर उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। आखिर वो भी उनके बच्चों की ही तरह है। एक और अहम बात परिजनों ने कही, वो ये कि अगर 2021 में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ऊपर लगे आरोपों का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संज्ञान लिया होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी को सजा मिलने के बाद ही इस संघर्ष में उनकी जीत होगी। জানে সেটা সিবিআই কি তদন্ত করছে, সিবিআই জানে, সেটা আমরা কি করে বলবো বলুন? সিবিআই যা বলছে, সিবিআই এর কথা বলছে, সিবিআই কি করছে আমাদের তো বলছে না, আমাদের শুধু বলছে আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করছি যাতে সমাধান করতে পারি। তাদের আমরা তো নিজেদের ছেলে মেয়ের মতনই মনে করছি। এই যে কষ্ট করে তারা যে বিচারের জন্য রাস্তায় বসে আছে, ঠিক আছে, দেখলে আমাদেরই কষ্ট লাগে। ওনারা যদি 2021 সালে যখন সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে তো অনেক অভিযোগ ছিল, তখন যদি মুখ্যমন্ত্রী এই পদক্ষেপটা নিতেন, আজকে আমার কলকাতা হতো না, আমার মেয়েটা হারিয়ে যেত না। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 21 से 23 तारीख तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 21 सितंबर को वॉशिंगटन के डेलावेयर में क्वाड समूह के नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसकी मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। सम्मेलन में नेता पिछले 1 साल के हुए कामों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इंडो पैसिफिक की यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के विकास लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिए आने वाले वर्ष के लिए एजेंडा तय करेंगे और साल 2025 में होने वाले क्वाड सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। क्वाड समूह में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। पीएम मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। अमेरिका में स्थित विभिन्न कंपनियों के सीईओज के साथ वो बातचीत भी करेंगे। इस मुलाकात के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा हो सकती है। अगले दिन पीएम 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। अमेरिका यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगी। नई दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह से लगभग 75 स्थान पर वर्चुअल माध्यम से 75 स्थान जुड़ेंगे और ये भारत की भावी पीढ़ियों को अधिक वित्तीय रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वित्त मंत्री एनपीएस वात्सल्य सदस्यता लेने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगी। योजना विवरणिका जारी करेंगी और नए नाबालिग ग्राहकों को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी PRAN कार्ड वितरित करेंगी। बच्चों के भुगतानकर्ता PRAN कार्ड के साथ एनपीएस वात्सल्य में शामिल होंगे। ये नई पहल बच्चों के वित्तीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने निर्माण भवन में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के लोगो और ब्रोशर का अनावरण किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा आयोजित ये शिखर सम्मेलन 20 से 21 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। खाद्य सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि शिखर सम्मेलन खाद्य नियामकों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने पर दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करने के लिए एक वैश्विक मंच तैयार करेगा। साथ ही साथ जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि ये पहली बार होगा कि क्षेत्रीय खाद्य नियामक सम्मेलन रोम के बाहर आयोजित किया जा रहा है और इसकी मेजबानी करना भारत के लिए गर्व का क्षण है। संस्कृति मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुए उपहारों और स्मृति चिन्हों की एक विशेष नीलामी का आयोजन कर रहा है। नीलामी में प्रधानमंत्री को मिलने वाली पेंटिंग्स, मूर्तियां और हस्तशिल्प के साथ साथ धार्मिक कलाकृतियां जैसे कि मंदिर मॉडल और देवताओं की मूर्तियां भी शामिल हैं। इस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://mementos.gov.in के माध्यम से अपना पंजीकरण करवाना होगा।
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुए उपहारों और स्मृति चिन्हों की एक विशेष ई नीलामी का आयोजन किया गया है। ये नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन कराई जाएगी। इस नीलामी की जानकारी केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नवीन परिपाटी प्रारंभ की कि उनको जितने भी मेमेंटोज मिलते हैं, जितने भी स्मृति चिन्ह ऐसे मिलते हैं, जितने भी उपहार जो उन्हें मिलते हैं, उन सब उपहारों को एक ऑक्शन के माध्यम से, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के माध्यम से वापस वो लोगों तक जाए, लोगों की स्मृति के साथ में जुड़े और उससे जो धनराशि एकत्रित हो वो एक नोबल कॉज के लिए पैसे का उपयोग हो। इस दृष्टिकोण से लगातार छठी बार यह आयोजन किया जा रहा है। नीलामी में पारंपरिक कला रूपों जैसे पेंटिंग्स, मूर्तियां, हस्तशिल्प के साथ साथ धार्मिक कलाकृतियां जैसे मंदिर मॉडल और देवताओं की मूर्तियां भी शामिल हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से खादी शॉल, चांदी की झिल्ली, पिछवाई पेंटिंग्स और अन्य महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तुएं भी नीलामी में पेश की जाएंगी। यदि आप भी इस नीलामी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट pmmementos.gov.in के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इस नीलामी से प्राप्त धनराशि नमामि गंगे कार्यक्रम को समर्पित की जाएगी, जो गंगा नदी के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए कार्यरत है। हर साल ऑक्शन किया जाता है और उनसे जो राशि प्राप्त होती है उसे नमामि गंगे के लिए समर्पित किया जाता है। तो इस वर्ष 600 के करीब मोमेंटोज़ यहाँ पर एग्जीबिशन के लिए और ऑक्शन के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें से 100 का प्रदर्शन भी किया गया है। वेबसाइट पर जो है ये सब ऑक्शन खुलेगी और ये अगले पखवाड़ा जो स्वच्छता पखवाड़ा हम जिसे या सेवा पखवाड़ा कहते हैं 15 दिन तक वहाँ तक ये ऑक्शन जारी रहेगी। 2019 के बाद प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस प्रकार के आयोजनों से न केवल हमारे इतिहास को संजोने का अवसर मिलता है, बल्कि ये हमारी नई पीढ़ी को भी देश की संस्कृति से जोड़ने का काम करती है। डीडी न्यूज़ के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में ऐतिहासिक काम किए हैं। डीडी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से विशेष बातचीत में वक्फ संशोधन बिल को जरूरी बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गरीब मुसलमानों को इससे फायदा होगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 100 दिन पूरा हुआ है और ख़ास मौका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 100 दिन के कार्यकाल की चर्चा हो रही है कि ये 100 दिनों में क्या उपलब्धियां रही, आप किन उपलब्धियों को सामने रखना चाहेंगे? मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही पहला जो साइन किया है वो 20,000 करोड़ रुपया 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में पैसा जमा करना। फिर उसके बाद में MSP से लेकर के किसानों का वेलफेयर के लिए, किसानों का भला के लिए जितने कदम उठाया है उसका अलग से आप देखेंगे तो उतना कदम कभी भी किसी सरकार ने नहीं उठा पाया। फिर उसके बाद में आप महिलाओं को देखिए, महिलाओं के लिए खास करके जो ग्रामीण महिला है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप माध्यम से काम करते हैं उनके लिए 10 करोड़ महिलाओं को मोबिलाइज करके एक साथ में जो उनका एम्पावरमेंट के लिए जो काम किए हैं। उसके बाद में आप पुरुषों का देखिए, खास करके युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ तो सिर्फ युवाओं का स्किलिंग ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो आगे जाकर के नौकरी प्राप्त कर सके या नौकरी देने लायक जॉब क्रिएटर बने। फिर खिलाड़ियों के लिए जो काम उठाया गया है और हमारे जो दूर दराज में रहने वाले आदिवासी ट्राइबल्स है, जो प्रिमिटिव ट्राइबल में भी जो सबसे गरीब और छोटा ट्राइबल है, उनके लिए जनमन योजना का शुरुआत होना। फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से
लगभग 1.5 लाख बच्चों को एडमिशन दिलाना। वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़ा बिल, जो हम जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति में कई बैठकें भी हो चुकी हैं, खूब चर्चा हो रही है, तमाम सुझाव आ रहे हैं, तो क्या आप उसको कहना चाहेंगे उस पर? 1995 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, उसको हमने चेंज करने का निर्णय इसलिए किया कि भारत में 9 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है। दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी भारत में है और वो किसी का काम में नहीं आ रहा है। गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमानों में जो कमज़ोर तर्क के लोग हैं उनके काम में नहीं आ रहा है। तो हम इसका संशोधन करना चाहते हैं और हमने कहा है कि संशोधन हम कर सकते हैं, सीधा हम पारित कर सकते थे। हमारे पास लोकसभा राज्यसभा में संख्या है, फिर भी हमने जेपीसी बनाया ताकि और लोग उसमें अपना बात रख सकें। अब जेपीसी का आएंगे रिपोर्ट, रिकमेंडेशन आएंगे, हम तो पारित करेंगे, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो गुमराह किया जा रहा है, गलत बातें किया लोगों ने, जैसे जाकिर नाइक जैसे लोग, कांग्रेस पार्टी, ये सब मिस इन्फॉर्मेशंस, झूठे बातें करके लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम सही बात बताएंगे और ये किसी का ज़मीन हड़पने का कोई इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। इस देश में कानून चलता है, संविधान से देश चलता है और हम चाहते हैं कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, वो गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं, बच्चों के लिए काम में आना चाहिए। उम्मीद है कि जल्दी पारित होगा ये रिपोर्ट आने के बाद, अगले सत्र में या फिर जल्दी से पारित करना पड़ेगा, नहीं तो इतना गरीब मुसलमानों का आपका हालत देखिए, उनके काम में अगर वक्फ प्रॉपर्टी नहीं आता है तो सरकार को तो कदम उठाना चाहिए। माइनॉरिटी अफेयर्स को लेकर क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आगे क्या कुछ बड़े कदम उठाए जाना सकते हैं, अगर आप संकेत दें? हमने विधायी कामकाज में तो देखा ही कि वक्फ जैसा महत्वपूर्ण बिल 100 दिनों के अंदर आ गया। नहीं, हमारे मंत्रालय में हमने काफ़ी चेंजेस लाए हैं। पहले तो कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को मुस्लिम अफेयर्स मिनिस्ट्री बना कर रख दिया था। मुसलमानों को गरीब बना कर रखते थे कांग्रेस, फिर उसको वोट बैंक ट्रीट करते थे। मुसलमान क्यों गरीब है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक, प्रॉपर्टी ट्रीट करते थे, कमोडिटी ट्रीट करते थे। हमने माइनॉरिटी अफेयर्स को 6 माइनॉरिटी का बराबर हक देने का मिनिस्ट्री बनाया। मुस्लिम का संख्या सबसे ज़्यादा है तो मुसलमान का ही बेनिफिट ज़्यादा होगा नंबर के हिसाब से, लेकिन किसी का नज़रअंदाज नहीं होगा, ये हमने तय कर दिया। हमारे 6 माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध है, पारसी है, सबको बराबर का दर्जा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हमसे बात कर रहे थे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर और तमाम जो उपलब्धि है मोदी सरकार की, उस पर उन्होंने उन उपलब्धियों को सामने रखा और साथ ही साथ विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के रवैये पर सवाल भी उठाया। कैमरामैन उत्तम कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों को बेहद अहम बताया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की अहम पहलों की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि श्रम पोर्टल को सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म की तरह विकसित किया जा रहा है और अभी तक 30 करोड़ से ज्यादा श्रमिक पंजीकरण करा चुके हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार रोजगार सृजन के जरिए विकास की दिशा में काम कर रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शुरू के 100 दिनों में ही ऐसे कई निर्णय सरकार ने लिए हैं जो रोजगार पैदा करने में मददगार होंगे। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने इस साल रोजगार केंद्रित बजट पेश किया है, जिसमें 1 करोड़ युवाओं को कौशल युक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। साथ ही सरकार ने 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की 9 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिससे आने वाले दिनों में 11 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन होने की संभावना है। 1 करोड़ यूथ को कैसे स्किलिंग करा जाए और 500 प्रीमियम कंपनी में उसको इंटेंसिव देना। उसका मतलब ये है कि जब कोई युवा इंजीनियर, युवा टेक्नीशियन 500 प्रीमियम कंपनी में इंटेंसिव करेगा, जिसका वर्क कल्चर इंटरनेशनल लेवल का हो, बेस्ट प्रैक्टिस होती हो, वहाँ वो इंटेंसिव करके आएंगे, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में उसको अच्छी तरह से जॉब मिलेगी। मनसुख मांडविया ने कहा कि ई श्रम पोर्टल को सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित किया जा रहा है और अब तक 30 करोड़ एनरोलमेंट ई श्रम पोर्टल पर हो चुके हैं।
कोई कंपनी को इलेक्ट्रिशियन चाहिए और उसको लोकल दिल्ली में कौन इलेक्ट्रिशियन है, तुरंत ही सूची उसको यही पोर्टल पर मिल जाएगी, ताकि वो उसको बुला के इंटरव्यू करके आसानी से उसको जॉब दे सके। एक अच्छा पोर्टल का इंटीग्रेशन हमने ई श्रम पोर्टल का करा है, जो आने वाले दिनों में उसको एकदम दुरुस्त करना है। लेकिन प्राइमरी लेवल पर हमने 10 डिपार्टमेंट 10 योजनाओं को ई श्रम पोर्टल में इंटीग्रेट कर दिया है। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि सरकार ने केंद्रीकृत पेंशन पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि अगले साल 1 जनवरी से पेंशनर अपने नजदीकी बैंक से ही पेंशन पाएं, ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे नया सवेरा। अभी दीजिए अनुमति, नमस्कार।